हेलो एवरीवन, माय डियर टीचर, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कंवलप्रीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नेट एग्जाम होने के बाद आपसे बात नहीं कर पाई, या मैं कहूँ मैं खुद भी बिजी थी। तो मुझे ये कहना है कि अभी जैसे आपका अगर यूजीसी नेट बहुत अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आपको 100% पता है कि आपका महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन अभी जो आने वाला है उसमें आप मेहनत करोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये यकीन हो चुका है कि यूजीसी नेट में इस बार हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यूजीसी नेट हो गया, अभी तो काफी दिन हो गए, मतलब आज 12 दिन हो चुके एग्जाम को खत्म होके। कॉमर्स तो काफी पहले था। तो याद रखिए कि उसके बारे सोच के या फिर इसको अपने वैकेशन मान के आप गलती कर रहे हैं। सेट एग्जामिनेशन का अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो, मैंने सारे अपने ग्रुप्स पर शेयर किया था। जो एग्जामिनेशन शेड्यूल था 26 जुलाई की, जैसे अभी 12 जुलाई संडे, और 2 संडे के बाद आपका एग्जामिनेशन था, तो वो पोस्टपोन हो चुका है। अब उसकी डेट हो चुकी है टेंटेटिवली 6 सितंबर। बट जैसे अगर आप देखोगे 6 सितंबर को टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट भी शेड्यूल्ड है। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र सेट फिर से थोड़ा आगे पोस्टपोन हो जाएगा। तो एग्जाम कब होगा इसकी चिंता के बदले हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रांग रखें वो हमको याद रखना है। ठीक है। कोई भी एग्जाम में कभी भी कुछ हो सकता है, कभी हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, कभी हमारी उस टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर कभी हम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए, या XYZ रीजन के लिए हम एब्सेंट हो गए। तो जो भी पास्ट था वो पास्ट हो चुका है। मेरी हमेशा सबको सजेशन रहती है कि जब आप अब सोच रहे हो तो आप इस बारे सोचो कि अब का एग्जाम कैसे देना है, और उसके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन चाहिए। नेट सेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके लिए मैं बोलूंगी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सिलेबस को साथ में लेके बैठिए। और मैं हर कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपका थोड़े से मार्क्स है, जैसे 10-15 मार्क्स से आपका नेट या जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो भले इस टाइम पीरियड में, जैसे अगर आप मैं बोलूं अगर 1 या 2 महीना हमारे सेट एग्जामिनेशन को जितने भी दिन है, उसके लिए आप अपनी कोशिश कीजिए कि पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। बट अगर आपने कभी एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है, तो कभी भी ये गलती मत कीजिए कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपके मार्क्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से आ ही जाएंगे, आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ कुछ कॉमर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और कुछ साल पहले मैंने आज ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है एकेडमिक सर्कल के, उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि मैम आप सबका इतना हेल्प करते, तो क्यों ना आप यूट्यूब के थ्रू जुड़ जाइए। और जैसे आप सिर्फ ग्रुप्स पर अभी हेल्प कर पा रहे, तो ऐसे आपके पास एक बड़ी कम्युनिटी आ जाएगी। तो मुझे उनको भी थैंक यू कहना है। वो कभी क्रेडिट लेना नहीं चाहते, तो मैं ऐसे पब्लिकली उनको डिक्लेयर भी नहीं करना चाहती, उनका नाम नहीं लेना चाहती। बट ऐसे कुछ मेरे लाइफ में वेल विशर्स रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है कि मैं हमेशा आगे बढ़ूं। और मैं ये नेट सेट के ड्यूरिंग मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी मैं एज अ स्टूडेंट थी, किसी ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि मैं नेट सेट को पढ़ाऊं। फिर मैंने कॉलेजेस में गाइडेंस सेशंस देना स्टार्ट किए। तब मुझे कभी कभी ऐसे होता था कि मेरे कुछ कॉम्पिटिटर्स होते थे इनिशियली। इनिशियली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्योंकि उन्होंने कभी बच्चों के साथ ऐसे चीटिंग की, कभी उनको सेशंस में बुला के सिर्फ अपनी क्लासेस को प्रमोट किया, या फिर बच्चों को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा के सुपरफिशियल नॉलेज दे के बाकी क्लासेस की नोट्स बेच दिए। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी। बट मैंने हमेशा एक कंसिस्टेंसी रखी, मैंने बिना लालच के, मैं बोलती हूँ, मैं प्राउडली कहती हूँ इस बात को कि मैंने किसी से कुछ पैसे नहीं लेके अपनी यूट्यूब स्टार्ट किया, या फिर मैं किसी से नोट्स में कुछ भी हेल्प करती हूँ, जो हमेशा भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही हेल्प कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मेरा इतना कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब अगर कोई क्वालिफाई हो जाए, तो मुझे एक सिंपल सा थैंक यू मैसेज भेजते हैं, तो भी मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में सेशंस डिलीवर कर चुकी हूँ, हर बार मुझे अच्छा ही फीडबैक मिला है। तो ये मेरे में भी मुझे भी एक विश्वास दिलाता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। मैं किसी से झगड़ा या फिर किसी को ऐसे नीचा कभी नहीं दिखाना चाहती। बट यस, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सेशन के नाम पर आके अपनी क्लासेस प्रमोट करते हैं। तो अगर आप अगली बार कोई ऐसे सेशन के लिए रजिस्टर कर रही है, तो याद रखिए कि मैं ऐसे बोलती हूँ हमेशा कि नेट से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर हम टीचर्स बनना चाहते हैं तो हम वो पढ़ के ही आ रहे हैं। कुछ चीजों के लिए हमें अगर गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बट ऐसी क्लासेस ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको पढ़ाया जाता है। या ऐसा नहीं कि इनिशियली आपसे सिर्फ अच्छे अच्छे बात की जाती है, बाद में आपको कोई पूछता नहीं, आपको नोट्स नहीं मिलते, और फिर आप बैक टू स्क्वायर वन जीरो पर रहते।
ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई को अपने ऐसे नजरिए से देखिए कि ये आपकी लाइफ की करियर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो हमेशा अपना टाइम ऐसी जगह पर स्पेंड कीजिए जहां से आपको रिटर्न्स आते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको सपोर्ट करूं। और ये मैं नहीं कहती कि आप मुझे ही सिर्फ फॉलो करें, बट यस, अगर आप मेरे चैनल पर जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, मैंने बिना टाइम पास बिना XYZ बातें की है, आपसे डायरेक्टली हमेशा पढ़ाई शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। जब आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप यूजी के स्टूडेंट्स, पीजी के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स का सिलेबस आपको पता है पूरा 7 साल का है। और ये आपको कभी तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये कॉमर्स के मैंने कंबाइन क्वेश्चंस लिए, मतलब सारे 10 यूनिट्स में से कुछ ना कुछ लिया मैंने। तो एक तरह से हमारा रिवीजन हो जाता है। और हमें ना एग्जाम में ऐसे कंटिन्यूस यूनिट से क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये प्रैक्टिस रहती है कि सडनली एक मार्केटिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट HRM का क्वेश्चन भी रह सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन को रीड कीजिए एकदम स्लोली। और जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइम देखिए साथ में कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है। जो फर्स्ट टाइम नेट सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों MCQs है। तो हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो हमारे कितने मार्क्स है वो आपको पता होना चाहिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, DAGMAR डैगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज टू मेजर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। पब्लिक रिलेशंस आंसर नहीं है, सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कभी एडवर्टाइजिंग बच्चे को पढ़ाया हो या आपने पढ़ा हो, पढ़ा होना ही चाहिए, बट अगर आपने पढ़ाया होता है तो हमेशा याद हो जाता है। तो जैसे आपको एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आंसर मिल जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ नोट्स बनाइए, और जैसे मैं आपको सेशन में क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन भी आपको शेयर कर देती हूँ। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डैगमार अप्रोच का सबसे पहले फुल फॉर्म, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते थे पहले, फुल फॉर्म पूछा जाता था। तो रिपीट, डिफाइनिंग advertising goals for measured advertising results. The Dagmar approach is an advertising plan एन एवोल्यूशन मॉडल प्रपोज बाय रसल कॉली इन 1961। तो ये नाम बहुत बार पूछा गया कि ये मॉडल के प्रपोंडर फाउंडर प्रपोज किसने किया है, तो नाम याद रख लीजिए, रसल कॉली। कब किया था? 1961 ने। अब ये मॉडल क्या एम्फसाइज करता है? दैट एडवर्टाइजिंग शुड हैव स्पेसिफिक मेजरेबल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर स्पेसिफिक रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, एंड यू शुड नॉट रेदर फोकस ओनली ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स। सो आपको क्या याद रखना है? द मॉडल एम्फसाइज दैट एडवर्टाइजिंग should have specific measurable communication objectives rather than focusing only on increasing sales. ठीक है। तो डैगमा स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू रसल कॉली। द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू accomplish स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क अमॉन्ग अ डिफाइंड ऑडियंस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जब आपकी मार्केटिंग का क्वेश्चन है तो याद रखिए हमेशा कम्युनिकेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एडवर्टाइजिंग शुड एम टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशंस, एंड इट इफेक्टिवनेस शुड बी मेजरेबल। तो आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है वो मेजरेबल होनी चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग शुड एम टू इन्फ्लुएंस लोगों की नॉलेज, consumers का attitudes और intentions. Objectives of Dagmar approach: establish clear advertising objectives, measuring advertising effectiveness, improve communication with the target audience, guide advertising planning and budgeting, evaluate whether advertising goals have been achieved or not. ठीक है। अब जैसे AI आ चुका है या कुछ नया कॉन्सेप्ट है, तो जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप देखिए कि कुछ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के न्यू मॉडल्स आ चुके हैं क्या। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ नोट्स बनाने के लिए बुक लेके आइए साथ में, वीडियो को पॉज कीजिए या भले साथ में नोट्स बनाइए, और मुझे आंसर देते समय आप पहले खुद को भी दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्विस? आई हैव हाईलाइटेड नॉट बिकॉज इफ वी मिस दिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कुड मार्क द रॉन्ग ऑप्शन।
और सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर। तो पूछ रहे कौन सा करेक्टरिस्टिक सर्विसेज का नहीं है। इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, होमोजेनिटी, इंसेपरेबिलिटी। अगर आपको 4 आईज, आईज मतलब जो आई अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, वो पता है सर्विसेज की, तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगर कितना भी इजी आपको कॉन्सेप्ट लगे, एक बार उसका मीनिंग पढ़ लेना जरूरी है। इंटेंजिबिलिटी इन केस ऑफ सर्विसेज, व्हाट यू गेट, ओके, व्हाट यू रिसीव द सर्विस, somebody is providing you the service and you are accepting it। तो जब वो आप रिसीव कर रहे हो वो इंटेंजिबल होता है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी पढ़ाई लेके नहीं जा रहे, आप वो दिमाग में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इट इज इंटेंजिबल। पेरिशेबिलिटी का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप डॉक्टर के वहां पहुंच नहीं जा पाते, तो कुछ डॉक्टर्स आपकी फीस भी ले लेके भले आप वहां नहीं गए थे, बिकॉज उनका टाइम चला गया, उनका वो टाइम वेस्ट हो गया, उन्होंने किसी और पेशेंट को नहीं लिया तो। ठीक है, अगर आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में, और आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है तो आप नहीं गए थे, तो वो सीट तो आपकी लॉस्ट है, तो उसको बोलते हैं पेरिशेबिलिटी, यू कैन नॉट स्टोर सर्विसेज। होमोजेनिटी, यहाँ पर ये सर फीचर का नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है सी, यहाँ पर नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स होमोजेनिटी, बिकॉज सर्विसेज हमेशा होमोजेनियस एग्जैक्टली द सेम नहीं होती। आप डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंट चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, कोई और टीचर का अलग तरीका होगा, तो सर्विसेज की हमेशा होमोजेनिटी नहीं होती, इट इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस, डिफरेंट। ओके, inseparability, the service provider and the service receiver cannot be separated। अब अगर आपको डेंटिस्ट से अपनी दांत की ट्रीटमेंट करानी है या आपको बालों का हेयर कट कराना है, तो आप सलून में जाके अपने बाल नहीं रखाएंगे, बोलेगे काट के दे दीजिए, डेंटिस्ट को अपना जबाड़ा नहीं देंगे और बोलेगे इसको ठीक कर दीजिए और मैं बाद में ले जाऊंगी शॉपिंग करके। ठीक है, तो बोथ हैज टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। अब अगर आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं तो वो आप बाद में सुन सकते हैं, बट जब आप लाइव सेशन सुनते हो, the service provider, that is Kawalpreet, and the student should be present at the same time। So in case of services, the service is produced and consumed at the same time। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, और आप जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो सर्विसेज के बारे, तो याद रखिए आप इसके सारे फीचर्स के साथ आपको ये भी पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स, एप्लीकेशन बेस्ड और सर्विस क्वालिटी मॉडल, जिस पर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, रेटर, RATER, जिससे आर में होता है रिलायबिलिटी, ए से होता है एश्योरेंस, टी से होता है टेंजिबिलिटी, ई से होता है एम्पैथी, और आर से फिर से होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने नोट्स बना सकते हो तो जरूर बनाइए, या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, व्हिच नीड्स अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर सेफ्टी नीड्स। कभी कभी ऐसे होता है मॉडल दिमाग में बैठा हुआ है बट वहां पर याद नहीं आता है, तो इज इट फिजियोलॉजिकल नीड्स, इज इट एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए उन्होंने पूछा विच नीड अपीयर्स इमीडिएटली, तो कभी इमीडिएट लिखा या पहले ये पढ़ना जरूरी है। सेफ्टी नीड्स के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सोशल नीड्स। बट हर बार ये मॉडल को पढ़ के जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ आपको ईआरजी वाला भी मॉडल पूछा जाता है, और वो असर्शन और रीजनिंग में दोनों को मिसमैच फ्लिप करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, आजकल वाईफाई भी। सेफ्टी नीड्स है सिक्योरिटी और सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इसके ऊपर भी एक ट्रांसेंडेंस नीड्स होती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसका अपडेटेड मॉडल भी आप पढ़ के जाइए, और इसमें से ईआरजी का मॉडल कौन सा कॉन्सेप्ट है, कितने लेवल्स ईआरजी में आते हैं, वो भी आप पढ़ के जाइए। ERG एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ थ्योरी, प्रोपाउंडर्स के नाम, ठीक है, लेवल्स वो पढ़ के जाइए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वंस यू satisfy one need, then you move on to the next level, which is completely explained in a different way in ERG theory। ठीक है, चलिए, विच रेशियो मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, इज इट डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हमने ये 11-12 का अकाउंट्स भूल जाते हैं तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ हर सब्जेक्ट हमको नहीं आता, बट अगर हम कोशिश करें तो हम जरूर पढ़ के जा ही सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर इज करंट रेशियो। एक्सप्लेनेशन है उसकी, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और आइडियल रेशियो हमेशा 2:1 बोलते हैं। मतलब आपको इसका पता होना चाहिए कि 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, लायबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए कि एसेट्स, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2:1 में 2 क्या है और 1 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इंडिकेट्स लिक्विडिटी। हायर रेशियो मीन्स बेटर एबिलिटी टू मीट योर करंट लायबिलिटीज। अगर आपका ये रेशियो हायर है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर करंट रेशियो हायर होता है तो इट इज बेटर एबिलिटी टू मीट योर करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर करंट, ठीक है, अब आपको इसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। और अभी ये जैसे मैं आपको ये एग्जांपल खुद करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर क्वेश्चंस, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ होता है, ये आपको सब पढ़ना है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस हो जाते हैं।
विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज मेनी सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ये मैंने बहुत बार इकोनॉमिक्स की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और किसके पास होती है सारी अथॉरिटी, जो सिंगल सेलर होता है, ठीक है, वहां पर कंपटीशन नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन हमारा मिथ है, मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उनकी बात नहीं मानते, उस एक किसी की अदर सेलर एक किसी की बात नहीं मानता है, अपनी मतलब सारे सेलर्स के साथ वो अलाइनमेंट में नहीं चलता है, तो लोग दूसरे के पास चले जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस, तो परफेक्ट कंपटीशन। फिर ओलिगोपोली हमारे पास क्या होता है, याद रखिए फ्यू सेलर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कैसे याद रखते हैं फ्यू सेलर्स, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हो, कैब एग्रीगेटर्स, ओला उबेर, ये सब एयरलाइंस ओलिगोपोली। और मोनोपोलिस्टिक होती है जहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देता है, ठीक है, जैसे सोप्स की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, कपड़ों की मार्केट। तो विच मार्केट स्ट्रक्चर इज मेनी सेलर्स सेलिंग डिफरेंट, सो देयर आर मेनी सेलर्स, तो मोनोपोली कैन नॉट बी द आंसर। वहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लिखा है तो परफेक्ट कंपटीशन कैन नॉट बी द आंसर। ओलिगोपोली में मैनी सेलर्स है ही नहीं, तो एक ही आंसर बताया मोनोपोलिस्टिक। तो अगर आपको ऐसे फीचर्स याद होंगे तो आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो ढंग से। और ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ नेट सेट की पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ के जाइए, आप फ्यूचर में प्रोफेसर बनने वाले हो, अब से ही वो तैयारी कीजिए कि क्लास में कल बच्चा पूछेगा मैम उसका आंसर ओलिगोपोली नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए, फीचर्स पढ़िए, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सारी मार्केट्स आज ही कवर कर ली। तो रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, कॉस्मेटिक्स, सबका सेम ही प्रोडक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। कहीं पर चाइनीज में आपको क्रिस्पी मिल रहा है, कहीं पर आपको थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट मिल रहा है, तो इतना ही फर्क होता है। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सम प्राइस कंट्रोल, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बहुत बार क्वेश्चन आता है सेलिंग कॉस्ट, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज? करेक्ट आंसर है डेमोक्रेटिक, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब हिटलर, तो हिटलर गिरी ही चलती है, जो बॉस बोलता है वो ही करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक करेक्ट आंसर है। और लेजिस फेयर मतलब आप इंप्लॉयज को फ्रीडम दे देते हो कि आप काम कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन किस में होती है, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक। ये लीडरशिप स्टाइल्स पर क्वेश्चन है, अगर आपको दूसरे लीडरशिप स्टाइल्स नहीं पता जैसे पैटर्नलिस्टिक, तो उसको आज ही कवर कर लीजिए, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक लीडर्स इंकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इंप्रूव मोरल, इंक्रीज कमिटमेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर आप लीडर है, एचओडी है, तो याद रखिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को साथ में लेके चलिए, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस। तो कोशिश कीजिए हमसे कभी किसी के साथ गलत ना हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम जैसा करते हैं वैसा हमको रिटर्न आता ही है। अ हैप्पी वर्क इन्वायरमेंट रिजल्ट्स इनटू हैप्पी टीचर्स, स्पेसिफिक टू कॉलेजेस में बोल रही हूँ। अगर टीचर्स आपके हैप्पी है तो आपके बच्चे भी हैप्पी रहेंगे। एंड यस, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव और फन रखने की, क्योंकि पढ़ाई तो अब ऐसा हो गया कि मैं कहती हूँ बच्चे कर ही लेते हैं, बट फिर अगर हम जिस हिसाब से उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एबीसी एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर, अब ये यहाँ पर अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट है, बट एबीसी एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का और उसमें एबीसी का फुल फॉर्म क्या है। यस, कॉमर्स से ही है। तो क्या एबीसी एनालिसिस यूज होता है रिक्रूटमेंट के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल या बजटिंग? हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन्वेंट्री कंट्रोल। आप साथ में स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस। ए आइटम्स कौन से होते हैं, जो हाई वैल्यू होते हैं और लो क्वांटिटी। बी आइटम्स होते हैं मॉडरेट वैल्यू वाले। और सी आइटम्स होते हैं लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। मैनेजमेंट गिव्स मैक्सिमम अटेंशन टू ए आइटम्स, ठीक है। तो ए आइटम्स में हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, बी आइटम्स में मॉडरेट वैल्यू, सी आइटम्स लो वैल्यू हाई क्वांटिटी एंड मैनेजमेंट गिव्स। आप ऐसे अपनी पढ़ाई को भी देखिए, नेट का पेपर में हमेशा कहते हैं 50% ईजी आता है, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। एबीसी में आपको पता है कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, और सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब हम सबसे इजी क्वेश्चन को भी इनकरेक्ट सॉल्व कराते हैं एक्साइटमेंट में या डर से या खुशी से, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, एक बार थॉरो रीडिंग करिए क्वेश्चन की। जैसे मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो अगर उतना फास्ट आपकी स्पीड नहीं है, तो मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो आप स्लो पढ़ो, ठीक है। तो एक ही बार पढ़ो बट सही आंसर ढूंढ लो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टाइम नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन। ये तो सबका, ये नेट का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मॉडर्न फाइनेंस बिलीव्स दैट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ बिकॉज इट कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क, फ्यूचर कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स दिस फैक्टर्स। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसकी वेल्थ हो रही है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान परफॉर्मेंस? क्वेश्चन को समझिए, स्टैंडर्ड सेट होते, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कंट्रोलिंग।
POST CORB, ये आपको पता होना चाहिए। P क्या है, O क्या है, S क्या है, DCORB, ये हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं उधर, अब आंसर रॉन्ग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन बहुत ही वीक है। प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, कौन किसको प्रिसीड करता है, कौन किसके बाद में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेप्स आ सकते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग रिजल्ट्स एंड करेक्टिंग डेविएशंस। इस स्टेप्स की बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को। जब भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस करते हो तो याद रखिए, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेदर दे आर आस्किंग टू अरेंज इन फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। विच कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, सबॉर्डिनेट मतलब हायर लेवल की जूनियर लेवल, तो ये पता होना चाहिए। विद सब कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, तो यहाँ पर सुपीरियर बोला है मतलब सबॉर्डिनेट से हो रहा है, मतलब लोअर लेवल टू अपर लेवल जा रहा है। क्या ये डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, अपवर्ड है, डायगोनल, पहले मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेपर वन की कम्युनिकेशन की मेरी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो हायर लेवल टू लोअर लेवल जा रही है। हॉरिजेंटल होती है सेम लेवल पर, सेम लेवल पर मतलब जैसे असिस्टेंट मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज टॉकिंग टू असिस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सो बोथ आर असिस्टेंट मैनेजर, ओनली द डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। upward means it is flowing upward, so it is going from the lower level to the higher level, so diagonal is crisscross। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन से बात करें तो यहाँ पर आपको सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर बोल रहे, तो सबॉर्डिनेट जूनियर होता है, तो नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन जा रही है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, नहीं तो हम नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी कभी मैं भी एक्सप्लेन करते हुए रॉन्ग बोल देती हूँ, बट ये याद रखिए आप कॉन्सेप्ट कि जब हायर लेवल से लोअर लेवल तक आते हैं तो उसको डाउनवर्ड बोलते हैं, और जब लोअर लेवल से अपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबॉर्डिनेट लोअर है कि सुपीरियर। ठीक है, फिर आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो एग्जांपल सजेशन, कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स, फीडबैक। फीडबैक आप हमेशा लोअर लेवल से हायर लेवल पर दे रहे हो, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है तो। सजेशंस आप देते हो, कंप्लेंट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कम्युनिकेशन थी, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर ऐसे डायरेक्ट आपको तीन चार ये एग्जाम्पल्स दे दी गए, मेमो या फिर नोटिस, और पूछेगा आपको कि अपवर्ड कम्युनिकेशन है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। पेपर वन कम्युनिकेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चार्जेस अ हाई इनिशियल प्राइस एंड ग्रेजुअली रिड्यूसेस इट, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब करते हैं, इन केस ऑफ एफएमसीजी गुड्स, when you want to capture the market, and it is generally done for products which are sold, which we buy, which customers buy frequently. Skimming pricing is can be done only when the product has some USP, unique value, sorry, unique proposition, कुछ यूनिक वैल्यू होनी चाहिए इसकी। ओके, द प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ क्विक सब्सटीट्यूट, सो पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू बाय इरिस्पेक्टिव वेदर द प्राइस इज ऑन द हायर साइड। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नाम से ही समझ आ रही हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो हमारी 99 वाली शॉप्स है, 299, 399, आजकल तो टीचर्स भी ऐसे कोर्सेज बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग, सुटेबल व्हेन प्रोडक्ट इज इनोवेटिव। एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए, फ्यू कॉम्पिटिटर्स, हाई डिमांड, एग्जांपल न्यू स्मार्टफोन्स ऑफन लॉन्च एट प्रिंट। सारी टाइप्स ऑफ प्राइसिंग आज ही कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, डायनेमिक प्राइसिंग आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, और डायनेमिक प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और डायनेमिक प्राइसिंग का दूसरा नाम क्या है, सर्च प्राइसिंग। ठीक है, तो ये पढ़ के रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन नेगेटिव। रिक्रूटमेंट क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज एनी वन कैन अप्लाई। Okay, so it creates a pool of people who wants to apply, whereas selection is negative because we'll start eliminating people from that pool. Okay, so here the correct answer is external source, so highlight external, otherwise your answer may go wrong. Internal job posting is internal, transfer is internal, promotion is internal, employee referral, कोई और दूसरे का आपको रेफरेंस दे रहे तो आप कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एडवर्टाइजमेंट्स, रेफरल्स, कंसल्टेंट्स, प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर इंटरनल सोर्सेस। ओके, ये मैंने ऑप्शन में से बताया, एग्जाम्पल्स मैंने एक्सटर्नल के दिए, कैंपस, एम्प्लॉयमेंट, एडवर्टीजमेंट, रेफरल्स, कंसल्टेंट्स, प्रमोशन और ट्रांसफर, जो दूसरे ऑप्शन है वो मैंने लिखा है कि इंटरनल। क्वेश्चन में जब भी ऐसे टर्म्स के बारे आया ना एक्सटर्नल, तो हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो इंटरनल और एक्सटर्नल में कंफ्यूजन हो जाएगी। Which accounting principle assumes that business will continue indefinitely, मतलब बिजनेस बंद ही नहीं होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोइंग कंसर्न। नाम से ही समझ आ रहा है एसेट्स आर वैल्यूड एज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग। अगर हमको लगता है बिजनेस बंद हो रहा है तो एसेट्स को डिफरेंट तरीके से वैल्यू करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर है ना 4 दिए, तो आपको अगर एक गोइंग कंसर्न समझ आ गया तो आपकी ड्यूटी है वो आज ही पढ़ लीजिए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और पोस्टुलेशंस क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या है अकाउंटिंग के। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, बिजनेस एंटिटी ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, क्योंकि बिजनेस की भी एक आइडेंटिटी होती है।
ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द ओनर। फिर मनी मेजरमेंट मतलब एम्प्लॉइज ऑनेस्टी इज नॉट रिकॉर्डेड एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन। तो मनी मेजरमेंट कहता है आप वही रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको हम मनी में बता सकते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न ये जो हमने देखा, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, क्योंकि बिजनेस चलता रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब लैंड इज रिकॉर्डेड एट इट्स परचेज प्राइस नॉट मार्केट वैल्यू, क्योंकि नहीं तो हर बार हर साल वो वैल्यू चेंज होगी, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट परचेज प्राइस। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब दो, फ्यूचर फर्नीचर परचेज बाय चेक इंक्रीजेस फर्नीचर एंड डिक्रीजेस बैंक बैलेंस। तो दो जगह इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर परचेज किया तो चेक बाय चेक होगा तो फर्नीचर इंक्रीज होगा और बैंक बैलेंस कम होगा क्योंकि पेमेंट हुई है। रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर, उसी टाइम रिकॉर्ड होते हैं जब गुड्स। तो रेवेन्यू रेक, इसको 2-3 बार पढ़िए, एग्जांपल्स के साथ पढ़िए, बहुत ईजी है, लर्न हो जाएगा आपको, एक बार ऐसा क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। मैचिंग होता है, सेल्स कमीशन इज रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रिलेटेड सेल्स। ठीक है, मैचिंग मतलब सेल्स कमीशन को रिकॉर्ड करते हैं सेम उसी टाइम में मैच करे। फुल डिस्क्लोजर, पेंडिंग लीगल केस आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू, कुछ हिडन नहीं है डिस्क्लोजर। कंसिस्टेंसी मतलब सेम डेप्रिसिएशन मेथड, नहीं तो चेंज होता रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। कंजर्वेटिज्म मतलब प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर डाउट, सारे नुकसान बताए गए बट प्रॉफिट्स को नहीं पहले एक्सपेक्ट करेंगे। मटीरियलिटी, स्टेपलर इज एक्सपेंस वाला, लैपटॉप इज कैपिटलाइज। लैपटॉप एसेट में काउंट होगा, स्टेपलर भी खरीदा है, बाल्टी भी खरीदी है, बट वो यहाँ पर नहीं लिख सकती क्योंकि वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर इतना खर्चा नहीं हो रहा है। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब मशीनरी परचेज इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द सप्लायर्स इन्फॉय। ठीक है, तो वेरीफाई होने के बाद। एक्रूअल मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड इवन इफ पेड लेटर, जो उनसे मन में हुआ है वहीं पर रिकॉर्ड करेंगे भले उसकी पेमेंट हमने बाद की। तो एक्रूअल, तो ठीक है, एक्रूअल के आउटस्टैंडिंग होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इनको पढ़ लीजिए चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ, फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट कौन सा है ये भी आपको पता, मैंने इसी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे। फिर प्रॉफिट अर्न बाय कंज्यूमर्स एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बाय फर्म्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर सरप्लस मींस विलिंगनेस टू पे प्लस एक्चुअल प्राइस पेड। कंज्यूमर एग्जांपल, मैक्सिमम बिलिंग्स आप 500 रुपए भर सकते हो, एक्चुअल प्राइस 400 है, तो आपका सरप्लस 100 रुपया हुआ जो हम बार्गेनिंग करते हैं। इसी के साथ आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 टाइप्स की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हर बार क्वेश्चन आ रहा है, आप पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देखिए उससे अंदाजा होता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विथ सैम्पलिंग मेथड गिव्स एवरी यूनिट एन इक्वल चांस, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी मेथड। तो कन्वीनियंस हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है, जजमेंट हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्नोबॉल हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये बहुत ही, इसको मीनिंग गलत समझा जाता है कि इसको लोग नॉन प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी। स्नोबॉल का दूसरा नाम है चेन रेफरल। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जब पीएचडी कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी आपको सैम्पलिंग लगानी है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एवरी मेंबर हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, जैसे आप हाउसी खेल रहे एग्जांपल, लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल, कंप्यूटर जनरेटेड, सब नंबर्स आएंगे बट कौन सा पहले आएगा नहीं पता। क्रॉनबैक अल्फा मेजर्स, कुछ लोग इसको क्रॉनब्रैच कहते हैं, कोई क्रॉनबैक कहता है। तो अल्फा मेजर्स वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिग्रेशन, कोरिलेशन। जब आप एग्जाम पीएचडी के ड्यूरिंग या रिसर्च पेपर्स में स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल करते हैं, तो आजकल ये क्वेश्चंस भी नेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पेपर 1 का टॉपिक है, तो अगर आप हमारा कॉमर्स का यूनिट नंबर 5 कवर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 के कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिलायबिलिटी। क्रॉनबैक अल्फा चेक्स इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब ये इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप वो पढ़ के जाइए कॉन्सेप्ट। इसकी इंटरप्रिटेशन होती है अबाउ 90 इज एक्सेलेंट, अबाउ 80 इज गुड, अबाउ 70 इज एक्सेप्टेबल। तो जब आप ये मॉडल यूज कर रहे हो रिसर्च में तो आपको पता होना चाहिए उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पर रिलायबिलिटी। विच डिजिटल मार्केटिंग मॉडल डिस्क्राइब्स कस्टमर जर्नी। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मार्केटिंग का मॉडल नहीं है, एआईडीए मार्केटिंग का मॉडल है। बीसीजी मैट्रिक हमारा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है जिसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस में पढ़ते हैं। और स्वॉट आपको पता है, और स्वॉट को हमेशा लिखे आजकल SWOC, स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो एडा मॉडल AIDA स्टैंड्स फॉर अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, अगर आप आगे एस लगा दोगे तो सेटिस्फेक्शन भी जुड़ जाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ कस्टमर्स मूव फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज। ठीक है, ये मॉडल आपको एडवर्टाइजिंग के साथ आप जब कम्युनिकेशन करते हो वो भी पता होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनानी है, ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का अटेंशन ध्यान में आप ले सको। तो बोलते हैं अराउज अटेंशन, जनरेट इंटरेस्ट, क्रिएट डिजायर, सिक्योर एक्शन। ठीक है, तो हाउ कस्टमर्स मूव फ्रॉम अवेयरनेस टू परचेज, इसके साथ बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के मॉडल से, मार्केटिंग मॉडल से पढ़ के जाइए। विच एक्ट रेगुलेट्स कॉम्पिटिशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन एक्ट कब रिप्लेस हुआ, कब कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ नया आया, वो पता होना चाहिए। कंपनीज एक्ट कौन सा ईयर है, 1956 हो चुका है, 2013। कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो चुका है, 2019। सेबी एक्ट आपको पता होनी चाहिए। फिर एनएससी बीएससी पर क्वेश्चंस आते हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 ऑब्जेक्टिव्स थे प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रमोट कंपटीशन, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंप्लीमेंटेड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जैसे आपने देखा होगा अन अकेडमी को किसी ने खरीद लिया है, तो बहुत ही कम परचेज पर गए प्राइस। एक टाइम पर सब मुझे भी एडवाइस करते थे कि आप भी ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाके पढ़ाइए, बहुत पैसा है। तो आज मुझे लगता है नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने मिस की है लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज। बट यस, लाइफ में हमको पता होना चाहिए प्रायोरिटीज क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैसा कैसे कमाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें गलत हो जाती है हमसे लाइफ में, बट फिर जब हमको एहसास हो कि उसकी भरपाई आगे जाके इसी बार हो जाएगी, तो फिर हम थोड़े से संभल जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेड बाय कंपटीशन कमीशन, तो उसमें जब भी कोई ऐसे मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं तो सीसीआई उसमें प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। आप बच्चों को केस स्टडी करा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंकर टू गवर्नमेंट, करेंसी इशुएंस, बैंकर टू बैंक्स, कलेक्शन ऑफ जीएसटी। कलेक्शन ऑफ जीएसटी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वो आरबीआई का फंक्शन ही है। देखिए नोट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए अब जब आप ये बेसिक क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, तो एक रिवीजन हो जाता है फीचर्स का, और पता होता है कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आरबीआई परफॉर्म्स मॉनेटरी पॉलिसी। फिर आपको पता होना चाहिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है तो टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। करेंसी इशू करता है बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट बैंकर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। एंड जीएसटी एडमिनिस्ट्रेड बाय द जीएसटी अथॉरिटीज, नॉट द आरबीआई। अब जीएसटी का आप करंट स्लैब्स पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आ सकता है। विच प्रमोशनल टूल प्रोवाइड्स इमीडिएट इंटरेक्शन? देखिए इमीडिएट, तुरंत इंटरेक्शन मतलब लोगों से बात कर सकते। एडवर्टाइजिंग तो नॉन पर्सनल, उसकी डेफिनेशन में पर्सनल सेलिंग करेक्ट आंसर है। पब्लिक रिलेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और सेल्स प्रमोशन होती है जब आप जैसे कोई ऑफर दे रहे हो, तुरंत डिस्काउंट, लोगों को कूपन्स दे रहे हो। ठीक है, तो विच प्रमोशनल टूल प्रोवाइड्स इमीडिएट इंटरेक्शन? पर्सनल सेलिंग। और याद रखिए कुछ चीजों के लिए पर्सनल सेलिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पर आपको लोगों को कन्विंस करना इजी है। इमीडिएट फीडबैक, पर्सनल परsuasion, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड टू वे कम्युनिकेशन। इन स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल सेम एवी। अब एवी का फुल फॉर्म आप मुझे मैसेज करके बताइए, अगर आपको पता है तो मुझे अभी बता दीजिए। एवी इज ग्रेटर देन डैश, इंडिकेट्स एक्सेप्टेबल कन्वर्जेंट वैलिडिटी। किसी सेशन में मैं आपको ऐसे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी पढ़ा दूंगी, और इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप जब पीएचडी कर रहे होते हो, आपको ये सब नॉलेज होनी जरूरी है अगर आप स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। Convergent validity is established when AV is more or equal to 0.50, composite reliability more or less than 70, factor loadings, this means the construct explains at least 50% of the variance। अब देखिए आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ के जाइए। ठीक है, पेपर वन में भी आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए। ओके, तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को लिख लीजिए होमवर्क, और सॉल्व करके जाइए। किसी को पता है तो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज थे, तो मैंने बहुत स्पीड से आपको कराया क्योंकि क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कराने से ही मजा है, और मुझे एक्स्ट्रा बातें करने पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट ऑफ रिसर्च सीखे, जिसमें मैंने सिखाया आप रिसर्च पेपर कैसे बना सकते हो। इनिशिएट उसके लिए भी आप, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग अपने काम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं इजी तरीके से आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन चीजों को इजी एक्सप्लेनेशन के लिए, और मुझे लगता है कि अगर हम सब मेहनत करना चाहे तो हम कर ही सकते हैं। ओके, बाकी तो अपने सबको अपने अपने सिचुएशन पता है, बट अगर आप मैं बोलूँ तो जिस चीज के लिए सोचा है तो उसको कर ही लेना चाहिए। पीएचडी, रिसर्च पेपर्स या क्लासेस में पैसे देके कुछ काम करवाने से क्या ही फायदा होता है। जहां पर आपको सपोर्ट है जरूर आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बट ऐसी टीचर्स को ज्वाइन कीजिए जो आपकी लाइफ चेंज करे। मैं बहुत तहे दिल से हमेशा थैंकफुल हूँ अपने सब मेंटोर्स को, जिन्होंने कोशिश की कि मैं हमेशा आगे बढ़ूं। और मैं हमेशा कहती हूँ नेगेटिव को पीछे छोड़ के जाइए, पास में जो हुआ आपके साथ या फिर हमारे साथ जो इंसिडेंसेस होते हैं, क्योंकि वो जब आपकी पढ़ाई को असर करते हैं, वो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अपने गोल्स को अपने गोल से हमें हटना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ कैंडिडेट्स मेरे को हमेशा बोलते हैं मैम इतनी उम्र होगी हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा, और कुछ लोगों का तुरंत हो जाता है। तो नेवर कंपेयर, ओके, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग विच में नॉट अंडरस्टैंड। कोई दिन में 1 घंटा दे पाता है, कोई 10 घंटे दे पाता है, कोई 1 घंटा पढ़ के भी क्वालिफाई हो रहा है, और कोई जिंदगी भर पढ़ के भी
ठीक है, तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो जो हमारे हाथ में मेहनत है वो करते रहिए, एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, पहली बार अच्छे से पढ़िए, मैं तो कहती हूँ पहली बार ही क्वालिफाई हो जाइए, क्योंकि बाद मुझे पता है वो स्ट्रेसफुल बन जाता है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। और महाराष्ट्र सेट के साथ अगर आप दूसरे स्टेट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपका एग्जाम कब है मुझे आप बता सकते हैं, और आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड मे यू ऑल क्वालिफाई।